बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम LFT को डिस्कस करेंगे। तो LFT CFT की मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि हमें ये अजम्पशन देती है कि मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग होती है उसकी कोवलेंट नेचर है। तो इसका ज़्यादातर फोकस लिगेंड्स के ऊपर होता है। इसके मुताबिक जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो लिगेंड्स की वजह से होती है, और यही वजह है कि इसको आप लिगेंड फील्ड थ्योरी का नाम देते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि मेरे पास ये साइनाइड है, कार्बोनिल है, नाइट्रो है, तो ये ऐसे लिगेंड्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाते हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराते हैं। उसकी वजह ये है कि ये पाई बॉन्डिंग की सलाहियत रखते हैं मेटल के साथ। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये मेटल है तो मेटल ने अगर इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने मेटल को दिए तो ये वापस भी लिगेंड इससे ले लेता है, जिसके नतीजे में इन दोनों के दरमियान, मेटल और लिगेंड के दरमियान पाई बॉन्ड भी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस वजह से इन लिगेंड्स के दरमियान और मेटल के दरमियान जो रिलेशन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिस वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इस बैक डोनेशन को आप बैक बॉन्डिंग का नाम ही देते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास लिगेंड से हटके, लिगेंड की नेचर से हटके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, वो भी असरअंदाज होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के ऊपर। जैसे जैसे मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बढ़ता चला जाएगा, जैसे मसलन 0 से बढ़ के +1 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +3 हो गया, +4 हो गया, तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ती चली जाएगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, और दूसरा भी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसकी डायमैग्नेटिक नेचर है, इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर कह रहा है कि ये कोबाल्ट 2 के अंदर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उससे 2 गुना ज़्यादा स्प्लिटिंग इस कोबाल्ट 3 के केस में होती है। तो आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसकी स्प्लिटिंग ट्वाइस हो रही है। अब अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहें कि इस कोबाल्ट 3 के अंदर जो स्प्लिटिंग ट्वाइस हो रही है इसकी वजह क्या है, तो आप कहेंगे कि इस कोबाल्ट 3 के केस के अंदर जो मेटल है, मेटल का स्मॉल साइज हो जाता है और हाई चार्ज हो जाता है, और इस वजह से लिगेंड का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है।
आपको भी पता है कि जैसे अगर आपने ये एक लिया हुआ है, एक स्फीयर है, तो जैसे लिगेंड्स आएंगे तो देखिए अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगी तो इन नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स को ये मेटल ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यही वजह है कि हम कहते हैं, साफ ज़ाहिर है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो मेटल का साइज़ छोटा हो जाता है। साइज़ छोटा होने के साथ साथ उसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है, तो वो चार्ज की मैग्नीट्यूड बाइस बनती है कि लिगेंड्स को ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो जब लिगेंड्स आते हैं तो ज़्यादा करीब आते हैं, तो आते वो फिर स्प्लिटिंग ज़्यादा करवा देते हैं। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब इसी तरह से मैं एक कोबाल्ट के अलावा, ये जैसे आपने कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट के अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे कोबाल्ट है, तो देखिए कोबाल्ट के नीचे रोडियम होता है, फिर इरिडियम होता है। तो अगर आप यही इसी तरह से लिगेंड सारे के सारे अमोनियम के लगा लें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये लगा रहा हूँ कोबाल्ट के साथ, सारे के सारे 3+ में है। इसी तरह से हमारे पास ये रोडियम है, और रोडियम के बाद हमारे पास इरिडियम है। तो जैसे जैसे आप ये ग्रुप के अंदर ऐसे टॉप टू बॉटम आते हैं, ये देख रहे हैं आप, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ये इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, कोबाल्ट के कंपैरिजन में रोडियम में ज़्यादा क्यों है, रोडियम के कंपैरिजन में इरिडियम के अंदर ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्यों है? तो उसकी हम जस्टिफिकेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि कोबाल्ट के अंदर 3D इन्वॉल्व होता है, रोडियम के अंदर 4D इन्वॉल्व होता है, और इरिडियम के अंदर 5D इन्वॉल्व होता है। तो 5D के अंदर कहता है कि इरिडियम के अंदर आपको इस वजह से ज़्यादा स्प्लिटिंग नज़र आती है कि ये 5D का साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने की वजह से ये इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, इसके जो लूब्स हैं, ये ज़्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं, दे एक्सटेंड फारथेस्ट इनटू द स्पेस। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये 3D है, तो 3D का एक अगर मैंने डंबल ले लिया तो उसका अगर फ़र्ज़ किया साइज़ इतना है 3D वाले का, तो 4D के केस में ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 5D के केस में ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि सेंटर यहाँ पे है मेटल का, तो ये लूप्स जब ज़्यादा स्पेस के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड होने के नतीजे में ये फिर ज़्यादा लिगेंड के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं। तो जब ये ज़्यादा लिगेंड के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यही वजह है कि हम इसके अंदर इरिडियम के केस में कह देते हैं कि ये ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है एज कंपेयर टू कोबाल्ट सिस्टम। इसको मैं रेज करना चाहूँगा, इसको देख लें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसने मेटल कॉम्प्लेक्सेस के जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हैं उनको एक्सप्लेन किया है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है। टाइटेनियम यहाँ पे हमारे पास 3+ में है, मतलब D1 सिस्टम है। तो इसका कलर वायलेट होता है।
तो देखिए हमारे पास एग्जांपल है, इसमें D1 सिस्टम का वॉयलेट कलर आता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन, प्लांक्स इक्वेशन हमारे पास इस्तेमाल आती है, दैट इज hc/λ। हमें पता है कि h प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, और c स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। तो हमें अगर लैम्डा मैक्स का पता चल जाए तो इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में, दोनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे आपको Eg और T2g नज़र आते हैं, उन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर अगर मैं प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्जेस पर सेकेंड है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू यहाँ पे 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। तो अगर आप इन यूनिट्स को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी के यूनिट्स होंगे वो अर्जेस पर मॉलिक्यूल होंगे, और जबकि लैम्डा को आप यहाँ पे पर सेंटीमीटर में प्रेजेंट करेंगे। तो अगर इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे रख के हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाती है, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से, दैट इज E = 2.84 इंटू 10⁻5 ओवर लैम्डा। तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन भी हमें और सिंपल फॉर्म में मिल गई है कि अगर हमें एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का या वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का पता हो तो हम यहाँ पे भी एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस इक्वेशन के केस के अंदर हमारे पास जो यूनिट्स आएंगे इसके एनर्जी के, दैट विल बी किलो कैलोरीज पर मोल, और लैम्डा को यहाँ पे आप एंगस्ट्रॉम में लेंगे, ठीक है। तो आपको एक बुक के अंदर एक दिखाया गया है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाया गया इस तरह से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने एंगस्ट्रॉम 5000 एंगस्ट्रॉम शो करवाया, और यहाँ पे येलो लिखा हुआ, आप जरा गौर कर करें। हालांकि जबकि हमें दिखाई ये वायलेट दे रहा है। तो याद रखें कि जब ये हमारे पास मेटल सिस्टम्स जिनके अंदर डी ट्रांजिशन होती है, वहाँ पे अगर विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हो रही हो तो वो सिस्टम आपके पास कलर्ड हो जाती है, और जब ये विजिबल सिस्टम आता है, एब्जॉर्प्शन होती है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट भी अराइज होता है। यही वाला कॉन्सेप्ट आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर में क्या होता है, अगर आपको ये वायलेट दिखाई दे रहा है, वे कलर वायलेट दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई देने का मतलब ये है कि ये ट्रांसमिटेड कलर है, और जो एब्जॉर्ब्ड है वेवलेंथ वो येलो है। तो मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर ट्राइएंगल बना देता हूँ, जिससे आप ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ को इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो 3 है, ठीक है, जिसमें ये येलो है, ये ब्लू और ये रेड, ये प्राइमरी कलर्स हैं। अगर ये ब्लू और रेड को मिक्स कर लिया जाए तो येलो का कंप्लीमेंट्री कलर आता है, जिसको आप पिंक का नाम देते हैं, ठीक है।
और अगर येलो और रेड को मिक्स कर लिया जाए तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा, जिसको आप ऑरेंज कहेंगे। और इसी तरह अगर आप 50-50 प्रोपोर्शन में येलो और ब्लू को मिक्स कर लें तो आपके पास इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा रेड का, वो ग्रीन होगा। तो यही वजह है कि देखिए आपके पास पिंक आपको ट्रांसमिटेड कलर है जो टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे रहा है। दरअसल ये पिंक 50 रेड और ब्लू का मिक्सचर होता है। ये ट्रांसमिटेड कलर है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लेकिन एक्साइटेशन के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन है जो डी में T2G से EG के अंदर जा रहा है, जो वो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है वो येलो है। तो इसका कंप्लीमेंट्री कलर ट्राइंगल की बुनियाद पे, इसी तरह से अगर आपको रेड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वेवलेंथ ये वाली एब्जॉर्ब हो रही होगी। अगर आपको ऑरेंज दिखाई दे रहा है तो वेवलेंथ ये ब्लू वाली एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो ये आपके पास सेकेंडरी कलर्स होते हैं, ये सेकेंडरी कलर्स हैं। तो बाकी फिर इन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के आगे मुख्तलिफ टोन्स और शेड्स को जब इकट्ठा किया जाता है तो फिर आपके पास बिलियंस में कलर ये चले जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे ये टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स की। चूँकि टाइटेनियम का सिस्टम D1 सिस्टम होता है तो कहता है कि हमारे पास D1 से जैसे ही आप आगे मूव करते हैं, D2 सिस्टम हो जाए, D3 सिस्टम हो जाए, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। जब तादाद बढ़ती है तो फिर उसको जस्टिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस इक्वेशन की मदद से हमारे पास ये टाइटेनियम के सिस्टम के अंदर जो एनर्जी आती है वो 57 किलो कैलोरी पर मोल आती है, जो कि बहुत कम एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे ये स्प्लिटिंग एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है ये बिल्कुल उसी तरह से मैग्नीट्यूड है जैसे आप बॉन्ड एनर्जीज की मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी आ रही है टाइटेनियम के अंदर जो कि D1 सिस्टम है, ये एनर्जी टाइटेनियम के हीट ऑफ हाइड्रेशन से भी कम है। अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन को यहाँ पे शो कराना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारे पास टाइटेनियम है, गैसियस फॉर्म में अकेला एटम है। इसके साथ जब आके वाटर इंटरेक्ट करता है तो ये फिर टाइटेनियम एक्वस फॉर्म में आ जाता है। अब इसके साथ बुक के अंदर एक्वस लिखा हुआ है, ये एक्वस फॉर्म है, मतलब वाटर इसके साथ। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो इतनी है, जो कि आपको नज़र आ रही है कि ये काफ़ी हद तक ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? इस स्प्लिटिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, जो D1 सिस्टम के अंदर इन दोनों T2G के दरमियान और EG के दरमियान हुई है, उससे ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? इन केसेस के लिए जहाँ पे ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता होना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ तक जो हमने तमाम की तमाम बातें जो की, जिसमें हमने VBT को देखा, फिर CFT को देखा, CFT के अंदर हमारे पास आयनिक मॉडल भी आया। तो आयनिक मॉडल ने इतना ज़्यादा तो जस्टिफाई नहीं किया बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को, लेकिन हमारे पास ये सेवरल एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ना तो ट्रूली आयनिक होता है, ना ट्रूली कोवलेंट होता है।
दोनों के दोनों की कोलैबोरेशन से वो बॉन्ड बनता है। बहरहाल हमारे पास जो आयनिक CFT है, आयनिक CFT ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। ठीक है, किस लिए? ट्रांजिशन मेटल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इसका फर्दर फॉर्मुलेशंस के अंदर इंस्ट्रक्टिव रोल होगा। दिस वाज ऑल अबाउट LFT। थैंक यू वेरी मच।